Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. One more question on kinematics. Student, this question has been taken from the worksheet. This is a past paper question from May June 2010, and in this question we have a speed time graph. The graph is already drawn and we have three parts of this question. So let's just have a quick look on the solution of this question. In the first part we have to calculate the distance traveled in the first 16 seconds. In the second part, we have to draw a tangent and find out the acceleration of the cyclist when t is equals to 18 seconds. And in the third part, we have to convert the speed time graph into a distance time graph. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ जो है वो हमें क्या बता रहा है, ताकि क्वेश्चन को आंसर करने में हमें आसानी हो. क्योंकि वी हैव टू कन्वर्ट दिस स्पीड टाइम ग्राफ इनटू अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इंटरप्रिटेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है. तो अगर ग्राफ को देखें तो सिंस दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ, तो वाई एक्सिस पे आपको स्पीड नजर आ रही है मीटर्स पर सेकंड में, और एक्स एक्सिस पे आपको टाइम नजर आ रहा है इन सेकंड्स. स्केल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे सेम है. वन बॉक्स इक्वल्स टू 1 सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस और वन बॉक्स इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, दोनों जगह पे स्केल सेम है. और ग्राफ को अगर देखूं तो स्टार्ट में मुझे 0 से 8 सेकेंड्स तक जो है वो लाइन इस तरह जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है. और स्पीड इंक्रीज होने का वजह जो है वो ये है कि भाई इस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो अप्लाई हो रही है. तो इसी वजह से हमारी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मुझे कैसे पता चला? बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन की ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट होती है, और स्पीड टाइम ग्राफ में लाइन की जो ग्रेडियंट है वो मुझे एक्सेलरेशन के बारे में बताती है. तो मुझे पता चल रहा है कि 0 से 8 सेकंड्स तक जो है ना वो स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसीलिए जो है लाइन ऊपर की तरफ जा रही है. और क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. आफ्टर 8 सेकेंड्स, 8 से लेके 16 सेकेंड्स तक स्पीड आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है ग्रेडियंट जीरो, ग्रेडियंट जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गई. तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तो स्पीड मेरी कांस्टेंट हो गई है 16 सेकेंड्स तक. आफ्टर 16 सेकेंड मुझे कर्व नजर आ रहा है. ठीक है, और कर्व जो है वो इस बात की इंडिकेशन है कि भाई इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेरिएबल है. क्योंकि शुरू में 16 सेकेंड्स के बाद मेरा कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि भाई स्पीड मेरी इंक्रीज हो रही है. और एक्सिलरेशन जो है ना वो अब कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, तभी कर्व है. और फिर जैसे जैसे आगे मैं बढ़ता जा रहा हूँ 18 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरी जो स्पीड है वो मुझे कांस्टेंट होती हुई नजर आ रही है. तो फर्स्ट पार्ट में उसने मुझसे बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 16 सेकेंड्स. तो सिंस दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस कैसे पता चलेगा मुझे? डिस्टेंस इज बेसिकली द एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द ग्राफ बोल लो, एरिया अंडर द कर्व बोल लो. तो 16 सेकेंड्स तक जितना एरिया यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो मैं क्या करूँगा, 16 सेकेंड्स तक जो है वो मैं अपने एरिया को डिफरेंट शेप्स में डिवाइड करूँगा, और फिर मैं उनका एरिया निकालूंगा सेपरेटली, और फिर उनको एडअप कर दूंगा टू गेट द टोटल डिस्टेंस. यहाँ मैं ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रहा, ऑल्दो आई कैन यूज़ द फॉर्मूला फॉर द ट्रेपीजियम, क्योंकि ये ट्रेपीजियम बन रहा है. लेकिन चूंकि मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि सिंस आई हैव टू कन्वर्ट दिस स्पीड टाइम ग्राफ इनटू अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो उसके लिए मुझे हर स्टेज का डिस्टेंस जो है वो पता होना चाहिए. ठीक है, यहाँ मेरा ग्राफ जो है उसमें वो डिफरेंट स्टेजेस हैं. ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये सेकंड स्टेज है जहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, फिर थोड़ी सी वेरिएबल एक्सेलरेशन आ गई है. तो यहाँ डिफरेंट स्टेजेस है ना, तो मुझे हर स्टेज का जो है ना वो डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी मैं ये ग्राफ कन्वर्ट कर सकूंगा. तो इसके लिए मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, अपने एरिया को डिफरेंट शेप्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि मुझे हर स्टेज का एरिया पता चल जाए, डिस्टेंस भी पता चल जाए मतलब. तो मैंने अपने 16 सेकेंड्स तक के ग्राफ को दो एरियाज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन को मैंने ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, ये ट्राइंगल का एरिया हो गया, और ये रेक्टेंगल हो गया. तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस मेरे पास जो है वो 8 है, हाइट मेरे पास जो है वो 9 है. 8 के बाद आपको पता है कि एक बॉक्स 1 के बराबर है, तो ये 9 हो गया. तो 9 हाइट हो गई, 8 जो है वो इसकी बेस हो गई. तो 8 टाइम्स 9 इज 72, और फिर 72 का जब आप हाफ करोगे तो 36 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया आ गया ट्राइंगल का. और चूंकि यही एरिया जो है वो डिस्टेंस को के इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो डिस्टेंस आ गया 0 से 8 सेकेंड तक का जो डिस्टेंस आ गया, जो साइक्लिस्ट ने कवर किया है, वो 36 मीटर्स आ गया. 8 सेकेंड से 16 सेकेंड तक की बात करूं तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है. तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. लेंथ इसकी 8 हो गई, क्योंकि 16 से 8 मतलब 16 माइनस 8 जो है वो 8 हो गया.
और इसकी जो विड्थ है वो 9 है, तो 8 टाइम्स 9 इज 72। 72 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट है डिस्टेंस के, तो 72 मीटर्स आ गया। चूंकि मुझे टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है 16 सेकंड्स तक, तो मैं इन दोनों एरियाज को, इन दोनों डिस्टेंस को एड अप कर दूंगा, तो मेरे पास 36 प्लस 72 इक्वल्स टू 108 मीटर्स आ गया, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन द फर्स्ट 16 सेकंड्स। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट व्हेन t इज इक्वल्स टू 18 सेकंड्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले तो हमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए ग्रेडियंट निकालते थे बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स कंसिडर करते थे और फिर y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से एक्सेलरेशन निकाल लिया करते थे। इधर ये टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्यों बोल रहा है, इसका रीज़न ये है कि 18 सेकंड्स पर जब आप जाओगे तो वहाँ आपको एक कर्व नज़र आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आ रही। जब स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है एक्सेलरेशन क्या है। लेकिन चूंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ कर्व है, तो इसका मतलब है कि हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, 18 सेकंड से ऊपर गया और मैंने यहाँ एक पॉइंट मार्क किया और मैंने इस पॉइंट पे जो है वो एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करी कि वो सिर्फ इस पॉइंट को टच करके गुजर रही है। जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे टेंजेंट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि वो एक से ज़्यादा पॉइंट को टच ना करे, जो कि बहुत मुश्किल काम है। ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है, जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये इतना कर्व, इतना जो है ना, देखो इतना करीब करीब हो रहा है कि मुझे लाइन ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे कर्व को टच करती हुई जा रही है। तो ये चीज़ जो है ना, थोड़ा सा उसका ख्याल रखना। और 18 सेकंड्स पे जो पॉइंट है, मैंने इस पे टेंजेंट जब ड्रॉ करी है तो अब मुझे इस टेंजेंट पे दो पॉइंट चाहिए। मैंने एक ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट जो है ये 20 और 19 है, और फिर मैंने एक ये वाला पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट जो है 16.5 और 9 बन रहा है। ठीक है, मैंने आपको ये बोला था कि टेंजेंट्स पे सॉलिड पॉइंट लिया करो, डेसिमल वाले पॉइंट ना लिया करो। लेकिन यहाँ जो है वो चूंकि ये पॉइंट मुझे क्लियरली बिल्कुल हाफ पे लग रहा था, 16 और 17 के बीच में लग रहा था, तो मैंने ये ले लिया। आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके आप यहाँ भी कोई पॉइंट ले सकते हो, तो आपका आंसर जो है वो नियरली सेम ही आएगा। और मैंने आपको बताया था ये जो टेंजेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें आंसर की रेंज होती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर इंशाल्लाह अगर आपने टेंजेंट से ही ड्रॉ किया तो रेंज के अंदर ही आएगा। तो बस अब दो पॉइंट्स मिल गए, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से मैंने जो है वो अपनी एक्सेलरेशन निकाल ली। तो एक्सेलरेशन जो है वो मेरे पास आ रही है 4/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास जो है वो x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। y2 माइनस वाई वन मतलब 11 माइनस नाइन डिवाइडेड बाई 20 माइनस 16.5, तो 4/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये 2 मार्क्स का था क्योंकि इसमें टेंजेंट भी आपको ड्रॉ करनी थी। थर्ड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट में वी हैव टू कन्वर्ट द स्पीड टाइम ग्राफ। तो अभी हमने देखा था कि चूंकि हमारे पास सेपरेट डिस्टेंस है, अलग अलग, मैंने डिस्टेंस इसीलिए निकाले थे ताकि ये कर्व जो है मैं अच्छी तरीके से बना सकूं। और इसने मुझे बोला है कि साइक्लिस्ट की जर्नी अंटिल 16 सेकंड्स, क्योंकि आगे जो एक्सेलरेशन है वो तो वेरिएबल है ना, वो तो मैंने फाइंड ही नहीं करी, उसके लिए जो है मैं डिस्टेंस भी बड़ी मुश्किल से फाइंड आउट करूंगा। तो इसी वजह से जो है ना मैं आपको पता है कर्व है, तो कर्व में एरिया अंडर द कर्व मतलब एरिया, इसका मैं कैसे एरिया निकालूंगा, ये कौन सा शेप बन रहा है। तो इसी वजह से इसने मुझे जो है ना 16 सेकंड्स तक ही का बोला है कि 16 सेकंड्स तक ही जो है ना वो ग्राफ को कन्वर्ट कर लो। तो सिंस ये आपको पता है कि भाई इंक्रीजिंग स्पीड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो मुझे पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, जब गाड़ी एक्सेलरेट हो रही होती है, तो आपके पास थोड़ा सा कर्व बनता है। ठीक है, तो कर्व बनता है और वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो ये कर्व कितना ऊपर जाएगा ये मुझे डिस्टेंस बताएगा। तो 36 मीटर्स। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 8 सेकेंड्स पे 36 वो मीटर्स का एक पॉइंट मार्क कर लिया। ये 8 सेकेंड्स है और इस पे मैंने 36 मीटर का एक पॉइंट इस तरह मार्क कर लिया। 8 पे मैंने 36 जो है वो मार्क किया, तो मैंने ये कर्व बना दिया। कर्व जो है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस कर्व का मतलब ये होता है कि स्पीड मेरी इंक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन की वजह से, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और फिर उसके बाद मुझे फर्दर आगे जाना है। आगे जाने के लिए मैंने देखा कि भाई स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे नजर आती है, स्ट्रेट लाइन नजर आती है जो ऊपर की तरफ जा रही होती है। अब ये कितना ऊपर की तरफ जाएगी उसके लिए मैंने ये डिस्टेंस निकाला हुआ है। तो मुझे मजीद 72 मीटर्स जो है वो और आगे जाना है अंटिल आई रीच 108। देखो ये इसने इसीलिए मुझसे वर्किंग करवाई थी कि 108 तक अब मुझे जाना है, तो इसका मतलब है 16 पे जो है, चलो तो ये 36 मीटर्स जो है ये तो मैंने यूज कर लिया। ठीक है, आपको जो है ना बस पॉइंट मार्क करना होता है। आपने 8 पे गए, 8 सेकंड्स पे उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ना। तो इस पे डिस्टेंस ही डिस्टेंस होगा, टाइम होगा और डिस्टेंस होगा। तो वो आपने इसीलिए फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बोला था कि अगर आप इंडिविजुअल डिस्टेंसेस निकाल के रखोगे तो आपको ग्राफ कन्वर्ट करने में आसानी होगी।
तो अब 0 से 8 जो है ना, ये एक स्टेज है ना, यहाँ जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है। तो अब मैंने ये देख लिया कि भाई 8 सेकंड्स पर उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 36। तो मैंने क्या किया, 8 पे 36 पॉइंट मार्क किया। और फिर मुझे पता था कि भाई कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन होती है वो स्पीड डिस्टेंस, वो सॉरी डिस्टेंस टाइम पे कैसे शो होती है, वो कर्व शो होती है ऊपर की तरफ। तो मैंने ये कर्व बना दिया। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, अब मैं जब 8 से 16 की बात करता हूँ, तो 8 से 16 का मतलब है कि उसने मजीद 72 मीटर्स का डिस्टेंस और कवर कर लिया है, और वो अब टोटल 108 पे आ गया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, 16 पे जो है ना, मैं 108 का जो है वो मार्क करूंगा। ये 100 हो गया, और ये मेरे पास 110 है, तो 108 जो है ना वो यहाँ आएगा कहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास वाई एक्सिस पे स्केल जो है वो 10, 20, 30, 40 है। तो वन बॉक्स जो है वो 10 के बराबर है, तो ये 100 हो गया, ये 110 हो गया। 108 जो है इससे थोड़ा सा नीचे होगा। और फिर मैं क्या करूंगा यहाँ से, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड का कैसे पता चलता है, तो स्ट्रेट लाइन पता चलती है। तो मैंने जो है वो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल उस पॉइंट तक ड्रॉ कर दी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई। तो इसका मतलब है कि मैंने जो है वो अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट कर लिया है। टोटल डिस्टेंस आफ्टर 16 सेकेंड्स जो है ना वो 108 है। तो ये 108 है। मैंने जो है वो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक कर्व है, और उसके बाद फिर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो 108 तक जाएगी। क्योंकि यहाँ तक तो 36 मीटर्स हो गया, और फिर आपने मजीद 72 मीटर्स जो है वो 8 सेकेंड्स में कवर किया है। तो इसका मतलब है आफ्टर 16 सेकेंड्स यू आर एट 108 मीटर। तो देखो डिस्टेंस अगर आप इंडिविजुअल निकाल लो, अगर हम यहाँ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट डिस्टेंस निकालते 108 बिल्कुल हमारा आंसर आ जाता। लेकिन फिर हमें इस स्टेप के लिए, ये जो लास्ट जो स्टेप्स हमने किए हैं, लास्ट जो पार्ट हमने कन्वर्ट किया है, उसके लिए हमें फिर दोबारा इंडिविजुअल डिस्टेंसेस निकालने पड़ते। तो ये चीज़ आप लोग भी नोट कर लो कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उसमें लास्ट पार्ट में उसने बोला है कि कन्वर्ट योर ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम, तो लाजमी आपको जो है वो इंडिविजुअल हर स्टेज का डिस्टेंस पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देके हमसे स्पीड टाइम ग्राफ निकलवाता, तो फिर हर स्टेज की स्पीड हमें पता होनी चाहिए थी, तभी हम अपने ग्राफ को कन्वर्ट कर लेते।